बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम वसीमुर रहमान फ्रॉम चैनल ख्वाजा फरीद लेक्चर। आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे रेस्पायरेशन कि रेस्पायरेशन का प्रोसेस जो है वो क्या होता है। अब सबसे पहले जो है वो रेस्पायरेशन डिस्कस करने से पहले मैं ये बता दूं आपको कि रेस्पायरेशन का जो स्टेप है वो क्या होता है, बहुत से स्टेप वाइज होता है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो इसकी बेसिस जो हैं, इसकी बेसिक स्टेप के बेसिस, इसकी बेसिक चीज़ें कौन सी होती हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हर स्टेप के लिए जो है वो एक एक लेक्चर जो होगा कि हर स्टेप जो होता है रेस्पिरेशन का जो है वो कैसे होता है। आज रेस्पिरेशन, अब रेस्पिरेशन जो है वो उसमें जो हम जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको क्या होती है, नीड एनर्जी, कि एनर्जी की ज़रूरत होती है। कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको जो है वो काम करने के लिए, अपने कोई भी लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं उसको परफॉर्म करने के लिए जो है वो एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो इसी रेस्पिरेशन से आ रही होती है। अब रेस्पिरेशन से कैसे आती है, अब सवाल ये पैदा होता है कि रेस्पिरेशन जो है वो कौन सी होती है। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आ जाती है कि रेस्पिरेशन दो तरह की होती है। अब अगर हम रेस्पिरेशन को देखें तो इसमें जो है वो दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन और दूसरी जो होती है उसे हम नाम देते हैं फिर सेलुलर रेस्पिरेशन। अब यहाँ पर ये कन्फ्यूजन होती है कि हम जो है वो कौन सी रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो कर रहे होते हैं। अब इसकी अगर हम डेफिनेशन करें तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होगी, ब्रेक डाउन ऑफ कार्बन complex compound and release of energy। अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर क्या होता है कि कार्बन के जो कम्प्लेक्स कंपाउंड हैं उनसे क्या होती है, वो ब्रेक डाउन होते हैं और उससे क्या होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है। यानी कि हमने जो कहा है कि ऑर्गेनिज्म को एनर्जी ज़रूरत होती है तो वो रेस्पिरेशन से आएगी। अब कैसे आएगी, हमने पढ़ा है कि जो प्लांट्स हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं उनमें जो ग्लूकोज जो है वो प्रिपेयर होता है, वही ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है और उससे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अब अगर हम देखें कि ग्लूकोज जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहले सेल के अंदर इंटर होता है। अब इंटर होने के बाद, सेल के इंटर होने के बाद जो है वो ग्लूकोज की क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है और यहाँ पर जो है ये किसके अंदर, पायरोविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद जो है वो एनर्जी रिलीज़ होती है, साथ ही जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिलीज़ होते हैं। इस तरीके से जो है वो हमारा मेन प्रोडक्ट यानी एनर्जी जो है, अब एनर्जी जो है वो कौन सी फॉर्म में होती है, एनर्जी जो होती है वो एटीपी की सूरत में, कि एटीपी की सूरत में हमारे जो है वो क्या होती है, मुहैया की जाती है। कि जैसे ही ग्लूकोज सेल के अंदर इंटर होगा, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होगी, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरोविक एसिड के अंदर। अब उसके बाद क्या होगा, यही एनर्जी जो है वो फिर क्या होती है, एटीपी सूरत में हमें मिलेगी, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और H2O भी मिल रहे होते हैं। ये हो गया। अब इस तरीके से इसकी डेफिनेशन भी यही होती है कि कार्बन कम्प्लेक्स कंपाउंड ब्रेक होंगे और साथ ही क्या मिलेगी, एनर्जी रिलीज़ होगी। अब हम बात कर रहे थे इसकी टाइप्स की, कि इसकी टाइप्स कौन सी होती हैं। एक तो हमने नाम दिया ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन। ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन क्या होती है, कि सांस लेने का अमल जो है, कि हम जो ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ करते हैं, ये जो रेस्पिरेशन है वो कौन सी है, ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहलाता है। अब रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ये तो थी ऑर्गेनिज्मिक, और इसी ऑर्गेनिज्मिक को जो है वो हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का भी नाम दे सकते हैं, कि ये एक्सटर्नल भी रेस्पिरेशन होती है और ऑर्गेनिज्मिक भी हम इसे कहते हैं। इसमें जस्ट क्या होता है कि हम इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं
और एक्सहेल करके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे होते हैं। उसके बाद जो है वो इसकी दूसरी जो टाइप है वो है सेलुलर रेस्पायरेशन। अब सेलुलर का मतलब क्या है? अब नाम से ही वाज़ेह है कि जो रेस्पायरेशन सेल के अंदर होगी, रेस्पायरेशन टेक प्लेस इनसाइड द सेल इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पायरेशन, कि ये क्या होगी? इनसाइड द सेल होगी, सेल, तो इसे हम नाम देते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन का। अब यहाँ पर जो है वो हमारा जो है वो हमारी कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म हो गई कि रेस्पायरेशन कौन सी हम बात करें। अब आगे जब हम इसी को जो है वो लेकर जाएंगे कि सेलुलर को डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर कि किस तरीके से सेलुलर जो है वो रेस्पायरेशन होती है और हमें एनर्जी जो है वो एटीपी की सूरत में किस तरह मिलती है, ये हो गया। अब अगर यहाँ पर एक और जो है वो आ जाता है, अब फिर रेस्पायरेशन जो है वो दो तरह की हो रही होती है। अब रेस्पायरेशन को जब हम देखते हैं, अब रेस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि रेस्पिरेशन का जब प्रोसेस हम देखें इसमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का जो है वो रिवर्स प्रोसेस होता है। क्या होता है, कैसे? कि हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था कि जो है वो क्या होता है? CO2 H2O लाइट, तो इसके नतीजे में हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज। और हमने कहा है कि ये क्या है? फोटोसिंथेसिस का रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स में क्या होगा कि यही ग्लूकोज जो है वो क्या होगा? ब्रेक होगा, ब्रेक डाउन होगी, तो साथ ही जो है वो H2O भी रिलीज़ होगा, CO2 भी रिलीज़ होगी, साथ ही हमारे पास जो है वो एनर्जी भी रिलीज़ होगी। ये हो गया। अब एनर्जी जो है वो मैंने पहले भी बताया है कि कौन सी फॉर्म में आ रही है? ATP की सूरत में। अब ये प्रोसेस जो है वो फोटोसिंथेसिस का है। अगर हम इसको जो है वो क्या करते हैं? उलट चलते हैं कि यही ग्लूकोज जब ब्रेक होता है उसके नतीजे में हमें वाटर, CO2 और क्या बनता है? एनर्जी मिलती है। अब यही प्रोसेस उलट हो रहा होता है। अब अगर हम बात करें कि फोटोसिंथेसिस में जो है वो रिवर्स तो हो रहा है, अब ये एनर्जी कहाँ से आई थी? लाइट एनर्जी के दौरान, कि जब फोटोसिंथेसिस हो रही थी उसमें जो हमने कहा था कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो लाइट की मौजूदगी में और क्लोरोफिल की मौजूदगी में होती है। तो वही लाइट एनर्जी जब केमिकल एनर्जी की सूरत में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, फिर उसी ग्लूकोज को ब्रेक करके जो हमें एनर्जी मिलती है, इस सारे प्रोसेस को जो है वो हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहते हैं। अब हम इतने जो है वो इजली कह रहे हैं कि ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा, फिर ऑक्सीडेशन होगी, फिर एनर्जी मिलेगी। ये इतने आसान स्टेप नहीं है कि जो है वो ऐसे हमें मिल जाए एनर्जी, बल्कि इसके लिए जो है वो क्या है? मखसूस स्टेप होते हैं कि मखसूस स्टेप से गुजर कर ग्लूकोज जो है वो क्या कर देते हैं? ब्रेक डाउन होती है। ब्रेक डाउन होने के बाद जो है वो क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। अब यहाँ पर जो है वो बात करेंगे फिर रेस्पिरेशन फिर दो तरह की हो रही होती है। अब अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस के मुताबिक देखें कि हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है या गैर मौजूद है, तो ये रेस्पिरेशन जो है वो दो तरह की होती है। एक को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है वो क्या होगी? इसकी हम डेफिनेशन देखें। The respiration take place in the presence of oxygen, कि वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रही होती है, इसे हम क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन का नाम देखें कि इसके लिए जो है, इस रेस्पिरेशन के लिए जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी ज़रूरी है, कि ऑक्सीजन मौजूद होगी उस दौरान जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं।
अब एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है इसके जो है वो मज़ीद स्टेप हैं। अब इसी के साथ ये थी एरोबिक, उसके बाद अगली आ जाती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द absence ऑफ O2। कि अगर रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो क्या होगा, ऑक्सीजन की एब्सेंस गैर मौजूदगी में होगा, तो इसे हम फिर क्या देते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहते हैं। कि जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगी तो इसे हम नाम दे रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। जब ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये हो गया रेस्पिरेशन की दो टाइप्स। अगर हम एनएरोबिक की बात करें तो फिर इसमें जो है ये क्या होते हैं, अब ये ज़्यादातर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर के एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होते हैं प्रीमिटिव सेल, जो कदीम तरीन सेल हैं उनके अंदर, और जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर जो है वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। अब यही नहीं कि सिर्फ जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर होगी, बल्कि एक तो हमारे अंदर भी एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है, साथ ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलावा हमारे अंदर भी क्या हो रही होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है। अब कैसे हो रही होती है इसको हम जो है वो आगे डिस्कस करेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है उसकी पहले जो है वो देखेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब इसी का जो है वो फर्मेंटेशन होती है। अब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, हमने पहले पढ़ा है शुरू में कि जो ग्लूकोज होता है उसकी ऑक्सीडेशन होती है और वो किस में, पायरोविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब पायरोविक एसिड बनता है, अब इसका जो है वो फार्मूला हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये एक पायरोविक एसिड है, ये रिएक्ट करेगा और इसके नतीजे में जो है वो हमें एथाइल अल्कोहल जो है वो मिलता है। अब ये क्या है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जो अल्कोहल बियर वगैरह बनाने में इस्तेमाल होती है ये वाली फर्मेंटेशन। और दूसरी जो होती है वो होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो है वो पायरोविक एसिड जो है, पायरोविक एसिड जो है वो क्या होगा, इसकी ब्रेकडाउन होगी तो इसके नतीजे में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। अब लैक्टिक एसिड कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन हमने कहा है कि हमारे अंदर हो रही है तो इसी दौरान जो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी होती है। ये कब होती है कि जब हम कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, कि कोई मुश्किल काम कर रहे होते हैं, मुसलसल कोई काम कर रहे होते हैं, उस काम करने के दौरान जो है वो अगर कोई हमारे जिस्म के अंदर जो थकावट होती है तो वो इसी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की वजह से हो रही होती है। क्योंकि नॉर्मल मिकदार में जब हम नॉर्मल होते हैं, कोई काम जो है वो नॉर्मल कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो है ये एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो हमारे अंदर ग्लूकोज है उनकी ब्रेकडाउन हो रही होती है और उससे हमें जो है वो एनर्जी मिल रही होती है। लेकिन जब हम मुसलसल काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त क्या होता है, ऑक्सीजन की जो है वो एक मिकदार पूरी नहीं मिलती। तो इसके लिए क्या होता है कि मुसलसल काम करने की वजह से हमारा जो है वो ब्लड प्रेशर जो हो गया, ब्लड फ्लो हो गया, वो तेज़ हो जाता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और साथ ही जो है वो हमारे मसल्स के अंदर जो है वो पेन होने लगता है कि हम थकावट महसूस होने लगती है। तो वो उसी लैक्टिक एसिड की वजह से होती है। लैक्टिक एसिड की वजह से क्यों होती है, क्योंकि जो पायरोविक एसिड जो ग्लूकोज था वो क्या होता है, उसकी ब्रेकडाउन होती है। जब ऑक्सीजन अगर मुहैया होगी तो वो क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी। जब हमारे पास ऑक्सीजन की कमी होगी तो उस वक्त क्या होता है, जो ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हुआ था पायरोविक एसिड के अंदर, फिर उससे क्या होता है, लैक्टिक एसिड जो है वो बनना शुरू हो जाता है ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। अब यही लैक्टिक एसिड जो है वो हमारे मसल के अंदर जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है।
यही जमा होने की वजह से हमारे मसल के अंदर टेटनिंग यानी थकावट जो है वो दर्द जो है वो होने लगता है। इस तरीके से जो है वो जब हम कोई काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उस वक्त हमें जो है वो थकावन, हमारे जिस्म में दर्द जो है वो इसी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन यानी लैक्टिक एसिड बनने की वजह से हो रहा होता है। ये था हमारे पास जो है वो क्या, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब हमने कहा है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है इससे जो है वो तकरीबन जो है 36 ATP एनर्जी जो है वो मिल रही होती है कि एक जो है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक हुआ, उससे जो एनर्जी जो है वो स्टेप वाइज रिलीज ब्रेक होगा। ब्रेक होने से टोटल जो है वो एनर्जी कितनी मिलेगी, 36 ATP मिलेगी। लेकिन अगर हम इसकी बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो इस दौरान भी एनर्जी हमें मिलती है, लेकिन एनर्जी जो होती है वो बहुत ही कम मिलती है, यानी सिर्फ 2 ATP मिल रही होती है। इस तरीके से जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो हो रहा होता है। ये था आज का जो है वो बेसिक स्टेप्स कि किस तरीके से जो है वो रेस्पिरेशन क्या होता है, उसकी जो है वो टाइप्स हमने देखी कि जो है वो कौन सी रेस्पिरेशन होती है। अब यहाँ जो हमने डिस्कस किया, उसके बाद इसकी टाइप्स थी एरोबिक रेस्पिरेशन कब होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन कब होती है। अभी एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो है वो कौन कौन से स्टेप हो रहे होते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कब होती है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कब होती है, ये जो है वो पूरा जो है वो इसकी बेसिक स्टेप हो गया। आगे जो हम जो है वो डिस्कस करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो क्या करेंगे, स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे कि किस तरह एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में इंटर होगा और उसकी ब्रेकडाउन जो है वो कैसे होगी। पूरा स्टेप वाइज जो है वो हम एक एक लेक्चर के अंदर इसके सारे स्टेप जो है वो डिस्कस करेंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है इसके स्टेप डिस्कस करेंगे। अगर इसके मुतालिक कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।